Hello students, this is Dr. Vinod Reddy and you are watching YouTube channel My Physics Classroom. इस वीडियो की शुरुआत हम एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से करेंगे। क्या है सर वो क्वेश्चन? अब आपने अक्सर एयरपोर्ट पे या जब भी ट्रैवलिंग में जाते हो तो बैग को कुछ इस तरीके से खींचते हो। ओके? अब मान के चलिए कि ये जो भी पर्सन है इस बैग के ऊपर टोटल 10 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके, कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है सर? 10 न्यूटन। और इसी फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट का या बैग का फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। अब इसका जो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है इन दिस डायरेक्शन, क्या इस डायरेक्शन में एग्जैक्टली पूरा 10 न्यूटन जो भी व्यक्ति इस बैग के ऊपर अप्लाई कर रहा है, क्या वो पूरा का पूरा वहां पे यूटिलाइज हो रहा है? या दूसरे तरीके से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे इस केस में बैग के फॉरवर्ड मोशन होने के लिए टोटल 10 न्यूटन में से कितना फोर्स लग रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, तो तब जाके हम इस फोर्स को, जो भी फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है इस बैग के ऊपर, उसका एक कंपोनेंट कंसिडर करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब ये कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करना है, एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, ओके, वो कैसे फाइंड आउट करना है, ये ही हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इट्स अ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे इस वेक्टर को, जो भी वेक्टर यहाँ पे एक्ट हो रहा है उसको हमें रिजोल्व करना है अलोंग दिस डायरेक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरवर्ड मोशन ऑफ दैट बैग। और ये जो भी फोर्स है इसको ऊपर लिफ्ट करने के लिए यहाँ पे एक्ट हो रहा है। ओके, तो इसको एग्जैक्टली रिजॉल्व कैसे करना है वो हम पूरे डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि सेम केस यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सो फॉर दैट लेट अस कंसिडर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन टू डायमेंशन। दिस वन इज अ एक्स एक्सिस, दिस वन इज अ वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम एक वेक्टर को इमेजिन करते हैं, दैट वेक्टर इज अ आर। अब इस वेक्टर आर को हमें रिजॉल्व करना है अलोंग दिस टू एक्सिस। ओके, सो वेक्टर आर ने जो भी एंगल किया है विद द हॉरिजॉन्टल, लेट अस इमेजिन दैट दिस एंगल इज थीटा। सो इस एंगल को हम थीटा कंसिडर करेंगे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है सर? अब हमें ये जो भी वेक्टर है इस वेक्टर का एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और इस वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस हमें फाइंड आउट करना है। सो फॉर दैट हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस वन। ओके, जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है दिस इज दैट पॉइंट। अब यहां पे मान के चलिए कि दिस वन इज अ ओ, दिस वन इज अ ए एंड दिस वन इज अ बी। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको ओ ए बी, सो दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब इस ट्राइंगल में अगर हम cos थीटा लेते हैं, cos थीटा, सो cos थीटा क्या होगा सर? इट्स अ एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड कौन सा है सर? इट्स अ ओ बी। और एडजस्ट हाइपोटेन्यूज क्या है सर? इट्स अ ओ ए। सो यहाँ पे OB की वैल्यू आता है विच इज इक्वल्स टू OA इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे OA क्या है? इट्स अ R। सो दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर विच इज अ R इंटू कॉस थीटा। सर अब यहां से लेके यहां तक जो भी वैल्यू हमें मिल रहा है दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू R cos थीटा, R cos theta. So this r cos theta is called as an component of given vector along x-axis. Component of given vector along x-axis. Okay? अब इसी तरह अगर हम यहां से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अगर वो यहां पे इंटरसेक्ट होता है, अब और एक ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे, दैट ट्राइंगल इज ओ ए सी। सो इन दिस ट्राइंगल अगेन दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल।
अब इस केस में अगर हमें एंगल देखना है तो सर ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल शुड बी इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल कितना है सर, थीटा है। तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, टोटल एंगल 90 होता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। बाय यूजिंग सेम मेथड यू कैन फाइंड आउट ओ सी। और ओ सी जब करेंगे, अब यहाँ पे थीटा नहीं है, 90 माइनस थीटा है। जब हम फाइनल यहाँ पे देखते हैं तो ओ सी की वैल्यू आता है विच इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये आपको करके देखना है। और ओ बी की वैल्यू कितना है सर, इट्स आर कॉस थीटा। ओके, सो यहाँ पे ये जो भी वैल्यू आया इट्स आर साइन थीटा। ओके, अब जो भी वेक्टर दिया था, वेक्टर आर, उसका एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना है सर, आर कॉस थीटा। उसी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना है सर, आर साइन थीटा। Okay, so this one is a y component, therefore it is represented by r suffix y. This one is a x component, it is represented by r suffix x. अब यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था अलोंग एक्स एक्सिस सिर्फ डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, एंड दैट यूनिट वेक्टर इट इज अ आई कैप। ओके, अलोंग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है सर, इट्स अ जे कैप। ये आई कैप हो गया और ये जे कैप हो गया। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो भी वेक्टर है, वेक्टर आर, इस वेक्टर को हम कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर, यहाँ पे देखिएगा। सो जो भी वेक्टर आर है, दिस वेक्टर आर इज इक्वल्स टू अलोंग एक्स एक्सिस, उसका कंपोनेंट कितना है, आर कॉस थीटा। सो आर कॉस थीटा, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यानी इसका जो भी कंपोनेंट आ रहा है दिस वन गिव्स द मैग्नीट्यूड। और इस डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है आई कैप। सो यहाँ पे आई कैप। ओके, प्लस ये उसका एक कंपोनेंट हो गया अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस कितना बनेगा सर, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर साइन थीटा into j cap. Okay, now this is a complete representation of the vector in terms of its component. हम यहाँ पे थोड़ा और चेंज कर सकते हैं। कैसे सर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा को हमने क्या रिप्रेजेंट किया था, आर एक्स। आर साइन थीटा को हमने क्या रिप्रेजेंट किया था, आर वाई। सो देयरफॉर आर एक्स आई plus ry z. Okay, these are the unit vectors. So this is a representation of the vector in terms of its component. अब यहाँ पे जब हम इस वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं, ओके, तो एग्जैक्टली इसका कितना जो भी अमाउंट आ रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, इट इज आर कॉस थीटा इंटू आई, और अलोंग वाई एक्सिस कितना आ रहा है, आर साइन थीटा इंटू जे। सो इस एक वेक्टर को हमने यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया। अब ये जो भी प्रोसेस है सर एग्जैक्टली रिवर्स है। रिवर्स किसके, एडिशन के। एडिशन में क्या करते हैं सर, हम यहाँ पे दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तब जाके हमें रिजल्टेंट मिलता है। इन केस ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर्स को हम जब ऐड कर रहे हैं तब जाके हमें रिजल्टेंट मिल रहा है। और इन केस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, एक ही वेक्टर को हम स्प्लिट कर रहे हैं, एक ही वेक्टर को हम स्प्लिट कर रहे हैं इनटू टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। सिर्फ डिफरेंस एक है कि यहाँ पे जब हम रिजोल्यूशन करते हैं तो अलोंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस ही हम रिजोल्व करते हैं किसी भी वेक्टर को। ओके, सो ये हमें याद रखना है हमेशा के लिए जब भी हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं वेक्टर को रिजोल्व करने के बाद। ओके, तो उस वेक्टर ने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अगर एंगल थीटा किया है तो उस साइड उसका जो भी कंपोनेंट आएगा आर कॉस थीटा आएगा, और अपोजिट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना आएगा सर, आर साइन थीटा आएगा। अगर यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं,
मान के चलिए दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज द वाई एक्सिस, दिस वन इज द वेक्टर जिसको हमें रिजॉल्व करना है। अब मान के चलिए इन केस सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है। कौन सा कैसा? इस आर वेक्टर ने विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस थीटा एंगल किया है। अब एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल नहीं है उसका, वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल है। ओके, तो अब जिस डायरेक्शन में उसने एंगल किया है, ओके, जिस एक्सिस के साथ उसने एंगल किया है रिजल्टेंट वेक्टर ने, तो उस वेक्टर का कंपोनेंट कितना आएगा? इट्स आर कॉस थीटा। हमेशा याद रखिएगा जिस साइड एंगल है उधर कॉस और अपोजिट साइड कितना आएगा सर? आर साइन थीटा। ये हमें याद रखना है। अब इस वेक्टर को हमें अगर लिखना है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, कैसे लिखेंगे? सो यहां पे देखिए वेक्टर आर को, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ये होगा इंटू आई कैप प्लस आर कॉस थीटा इंटू जे कैप। ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट। ओके, ये था डिस्कशन अबाउट हाउ टू रिजॉल्व वेक्टर इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार ऐसा आता है, क्या ये दोनों के दोनों जो भी एक्सिस है ये हमेशा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होना चाहिए? नॉट नेसेसरी राइट। अगर कभी कभी वेक्टर ऐसा है, मान के चलिए कि वेक्टर ऐसा है, ओके, और आपको रिजॉल्व करना है अलोंग दिस टू वेक्टर्स। अब ये जो भी है दिस इज नॉट अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम हमेशा ऐसे लेते हैं, ओके, लेकिन ये जो भी है ये डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो इसको हम एक्स एक्सिस कंसिडर करेंगे, इसको वाई कंसिडर करेंगे, और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है या आर वेक्टर है जिसको हमें रिजॉल्व करना है। ओके, अगर ये एंगल दिया है थीटा, सो इसका कंपोनेंट कितना आएगा सर? यहाँ पे इट्स आर कॉस थीटा, और इस साइड कंपोनेंट कितना आएगा सर इसका? आर साइन थीटा। ओके, इन दिस वे। तो इस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं कि नॉट नेसेसरी दैट कि हमेशा वो इसी तरह परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर हम कैसा भी ले सकते हैं, कैसा भी ले सकते हैं। ओके, हमें बहुत बार ऐसी सिचुएशन में इसको रिजॉल्व करना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अब ये तो हमने किया 2 डायमेंशन में रिजॉल्व। अब 3 डायमेंशन में रिजॉल्व कैसे करेंगे सर? सो 3 डायमेंशन में रिजॉल्व करते वक्त हम यहाँ पे ये क्यूब कंसिडर करेंगे। So imagine that this is the origin, this one is the x-axis, this one is the y-axis, and this one is the z-axis. Okay, x, y, z हमने कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे एक वेक्टर को हमें रिजॉल्व करना है, दिस इज दैट वेक्टर। अब हम क्या करेंगे? इस वेक्टर को यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस वन। ओके, सो सभी ड्रॉ कर लिए देता हूं मैं। अब मान के चलिए कि इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा इतना एंगल किया है। किसके साथ सर? एक्स एक्सिस के साथ। ओके, तो यहां पे इस वेक्टर का जो भी कंपोनेंट आएगा अलोंग एक्स एक्सिस, अगेन इट इज सेम कॉस ऑफ अल्फा, या वेक्टर जो भी एक्स एक्सिस है आर एक्स, इट इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा। अगर उस वेक्टर ने वाई एक्सिस के साथ बीटा इतना एंगल किया है, बीटा, तो आर वाई इज इक्वल टू आर कॉस बीटा। और उस वेक्टर ने अगर जेड एक्सिस के साथ अगर गामा इतना एंगल किया है, तो यहां पे उसका कंपोनेंट आएगा आर जेड इज इक्वल टू आर कॉस गामा। ओके, तो इस तरीके से उसके कंपोनेंट्स हम ले सकते हैं। अब आर एक्स पता है, आर वाई पता है, आर जेड पता है, तो नेट वेक्टर क्या होगा सर? नेट वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के। सो के इज अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस। सो यहाँ पे आई एक्स की वैल्यू कितना है? इट्स आर कॉस अल्फा, r cos alpha, okay, r cos alpha I vector plus r cos beta z vector plus r cos gamma into k vector। तो इस तरीके से पूरे वेक्टर को आप इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स लिख सकते हो। दिस वन इज अ x कंपोनेंट, दिस वन इज अ y कंपोनेंट, दिस वन इज अ z कंपोनेंट। ओके, कंपोनेंट के फॉर्म में इस तरीके से हम लिख सकते हैं।
अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वेक्टर जो भी है इस तरीके से दिया जाता है। कैसे सर? आर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, 3i+4j। अब इस वेक्टर को हम टू डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या उसको कैसे विजुअलाइज कर देंगे? या कभी कभी ऐसा वेक्टर दिया जाता है, मान के चलिए कि यहाँ पे p वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस -2j प्लस 3k। ओके, इस टाइप का वेक्टर यहाँ पे दिया गया। अब इस वेक्टर को हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, कैसे इमेजिन कर सकते हैं? सर, फिजिक्स में उन्हीं बच्चों का स्कोर अच्छा होगा जिनका इमेजिनेशन पावर अच्छा है। फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करते आना चाहिए, और जिस स्टूडेंट को इमेजिन करते आएगा सिचुएशंस को, तो 100% उसके लिए फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होगा और स्कोर भी अच्छा होगा। ओके सर, हम 2D में इस वेक्टर को रिजॉल्व करके देखते, इमेजिन करके देखते, और 3D में इस वेक्टर को हम रिजॉल्व इमेजिन करके देखते हैं। अब कैसे इमेजिन करना है सर, इसका मीनिंग क्या होता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट अस कंसिडर द केस ऑफ टू डायमेंशन। अब हमने यहाँ पे सिंपल ग्राफ पेपर लिया है। दिस वन इज अ एक्स एक्सिस, दिस वन इज अ वाई एक्सिस, दिस वन इज अ ओरिजिन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओके, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे जो वेक्टर हमने इसके पहले लिखा था उसी वेक्टर को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो वेक्टर आर is given which is equals to 3i plus 4j, 3i plus 4j। अब इस वेक्टर को हमें ड्रॉ करना है इस ग्राफ पेपर पे। क्या करना है सर? हमें ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ करना है तो ठीक है, चलो चलते हैं। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज द एक्स एक्सिस डायरेक्शन along x axis। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? इट्स अ डायरेक्शन along y axis। ओके, तो सबसे पहले इस वेक्टर को हमें ड्रॉ करने के लिए, इस वेक्टर को हमें ड्रॉ करने के लिए हमें 3 स्टेप्स चलना होगा along x axis। उसके बाद 4 स्टेप्स चलना होगा along y axis। मैं रिपीट करता हूं, इस वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए हमें 3 स्टेप्स चलना होगा along x axis, 4 स्टेप्स चलना होगा along y axis। और शुरुआत कहां से करना है सर? हमें ओरिजिन से। ओके, सो ओरिजिन से हम शुरुआत करते हैं। सो दिस इज द ओरिजिन। सबसे पहले कितने स्टेप चलना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस? 3 स्टेप्स। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहां तक आ गए। ओके, और यहां से लेके यहां तक का ये जो भी वैल्यू होगा, सो दिस वन इज अ 3i। चलो बढ़िया। नेक्स्ट वन, अब यहां से हमें वहां तक आ गए, 3i तक आ गए, 4 स्टेप चलना है अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो 1 2 3 4। सो दिस इज अवर फाइनल पॉइंट। और ये जो भी है, दिस वन इज अ 4j। ये होगा 3i, और ये होगा आपका 4j। ये होगा आपका 3i 4j। दोनों वेक्टर्स सेम ऑर्डर में है, तो इनका रिजल्टेंट जो भी आएगा दैट इज अ r रिजल्टेंट along the थर्ड साइड या रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल। सो हम यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, और वो ट्राइंगल किस तरीके से होगा सर? यहाँ पे वो इस तरीके से होगा, लाइक दिस वन। ओके, सो दिस वन इज अ वेक्टर आर। सो अब इन दोनों को भूल जाइए। ओके, इन दोनों को भूल जाना है हमें, सिर्फ और सिर्फ उस वेक्टर को इमेजिन करना है जो वेक्टर में ड्रॉ किया है अभी, वेक्टर आर। तो इस तरीके से इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दूसरा वेक्टर हम ड्रॉ कर लेंगे। सो वेक्टर p विच इज इक्वल्स टू i प्लस 4j, i प्लस 4j। ओके, i प्लस 4j। अब थोड़ा देखिए सर, i सिर्फ दिया है तो इसका कोएफिशिएंट कितना होगा? 1। तो हमें 1 स्टेप चलना है अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहां से लेके यहां तक आ गए। ओके, यहां से लेके यहां तक आ गए। चलो बढ़िया। हाँ, अब 4 स्टेप अलोंग वाई एक्सिस। सो 1 2 3 4, ये हो गया सर आपका वेक्टर।
और ये जो भी वेक्टर ड्रॉ होगा इट इज लाइक दिस वन. सो दिस वन इज अ पी वेक्टर. पी वेक्टर को हमने ड्रॉ कर लिया. सर अभी किसी स्टूडेंट को लगता है कि मुझे एक नया वेक्टर ड्रॉ करना है, क्यू वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3j. 2i माइनस 3j. 2i माइनस 3j. ओके सर, अब ध्यान से सुनिएगा. यहां पे i का कोएफिशिएंट कितना है? 2. अब ये जो 3 है, ओके, ये किसके साथ है सर? माइनस जे के साथ है. माइनस जे के साथ है. माइनस जे क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट्स द डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन. नेगेटिव वाई डायरेक्शन. ओके, सो 2 स्टेप चलना है हमें अलोंग एक्स एक्सिस. ओके, यहां से हमने शुरुआत किया, 1 स्टेप 2 स्टेप यहां तक आ गए. दिस इज द 2i. उसके बाद 3 स्टेप चलना है हमें अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस. सो 1 2 3. सो दिस इज द फाइनल पॉइंट. तो नया जो वेक्टर आएगा हमारा, कौन सा वेक्टर सर? हमारा क्यू वेक्टर. सो क्यू वेक्टर इज दिस वन. ओके, दिस वन इज अ क्यू वेक्टर. दिस इज अ क्यू वेक्टर. हमने वेक्टर आर को ड्रॉ कर लिया, वेक्टर पी को ड्रॉ कर लिया, वेक्टर क्यू को ड्रॉ कर लिया. हमें ड्रॉ करते आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब जो वेक्टर्स है, ओके, सो अलग अलग वेक्टर्स हम अलग अलग क्वाड्रेंट में यहाँ पे दिखा सकते हैं. ये दोनों वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, जबकि ये जो भी वेक्टर है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया है. ओके, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ऐसे 4 क्वाड्रेंट हम लेते हैं. तो ये जो क्यू वेक्टर है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया है. अब सर एक वेक्टर में देखता हूं. अब थोड़ा इमेजिन कीजिए कि ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा और कैसे आएगा. सो वेक्टर, इट्स अ ए वेक्टर which is equals to minus 3i plus 4j. माइनस 3i plus 4j. कौन से इसमें आना चाहिए फटाफट? इट शुड बी इन अ सेकंड. ओके, कैसे सर? चलो, सबसे पहले माइनस आई डायरेक्शन को हम इमेजिन करते हैं. कितना स्टेप चलना है? 3. तो 1 2 3, 3 स्टेप चल दिए. अब 4 स्टेप चलना है अलॉन्ग जेड वाई एक्सिस. तो 1 2 3 4. सो दिस इज द फाइनल पॉइंट. और जो भी ड्रॉ होगा, सो दिस इज दैट वेक्टर, यहां से लेके ओरिजिन तक. सो दिस इज दैट वेक्टर, वेक्टर ए. कौन से क्वाड्रेंट में आया? सेकंड. इसी तरह आप वेक्टर बी को ड्रॉ कर सकते हो, विच इज इक्वल टू माइनस 3i माइनस 5j. वो इसमें आएगा. ओके, माइनस 3i. सो ये आ गया माइनस 3i. उसके बाद माइनस 5j. तो ये हो गया आपका वेक्टर. दिस इज अ बी वेक्टर जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में आता है. तो इस तरीके से किसी भी इक्वेशन का जो भी मीनिंग है वो हमें इमेजिन करते आना चाहिए. ये ऐसे ही नंबर्स नहीं दिए हैं फिजिक्स से भैया, ऐसे ही नंबर्स नहीं दिए हैं. ओके, सो यहाँ पे हर एक डिजिट को कुछ ना कुछ मीनिंग है. आप यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस करते हो तो वेक्टर चेंज हो जाएगा. यहाँ पे 3 की जगह पे 4 करते हो तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. ये सब कुछ डिपेंड्स है इन तक. ओके, सो इस तरीके से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब एक क्वेश्चन, 3D में हम इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ओके, तो 3D में यहाँ पे टोटल 8 डिफरेंट रीजन होते हैं. जैसे वहां पे 4 क्वाड्रेंट्स थे, तो यहाँ पे ऑक्टेन हो गए. ओके, कितने ऑक्टेन्स हैं सर? 1 2 3 4, नीचे 5 6 7 और 8. टोटल 8 ऑक्टेन्स यहाँ पे है. अब एक इक्वेशन में लिखता हूं दैट वेक्टर P इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j प्लस 5k. सर ये जो भी वेक्टर है इसमें सभी की जो भी डायरेक्शन से पॉजिटिव है. अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव, अलोंग वाई एक्सिस पॉजिटिव, अलोंग जेड एक्सिस भी पॉजिटिव है. तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसमें कहीं ना कहीं वो वेक्टर आएगा. अगर मैं दूसरा एक वेक्टर लिखता हूं लाइक दिस वन, इट्स अ वेक्टर क्यू विच इज इक्वल्स टू माइनस 3i प्लस 4j माइनस 5k. ओके, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस ये इस रीजन में आना चाहिए, इसके एग्जैक्टली पीछे. ओके, तो हर एक इक्वेशन को यहाँ पे मीनिंग होता है. हर एक वेक्टर को हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. तो
ये आपको ड्रॉ करते आना चाहिए। एटलीस्ट आपको इमेजिन तो करते आना चाहिए। और जिस स्टूडेंट को ये सब कुछ इमेजिन अच्छी तरह से करना कर सकता है, उसके लिए फिजिक्स बहुत ईज़ी रहने वाला है। बहुत ईज़ी रहेगा फिजिक्स, ओके? जिस मैंने ऑलरेडी कहा है कि जिस स्टूडेंट का इमेजिनेशन पावर अच्छा है, वो बहुत एन्जॉय करेगा फिजिक्स को। तो उम्मीद करता हूँ कि इस ये जो डिस्कशन हमने यहाँ पे किया है, रिज़ोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो इसका यूज़ हम लगभग फिजिक्स के हर चैप्टर में करने वाले हैं। तो ये कांसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और एक अनाउंसमेंट जैसे कि मैं हर लेक्चर में करता हूँ, यहाँ पे एक वेबसाइट है myphysicsclassroom.in, myphysicsclassroom.in। इस वेबसाइट पे आपको 4 डिफरेंट कैटेगरी में फिजिक्स का कंटेंट मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट, अभी जो आपने वेक्टर स्टडी किया था, उस वेक्टर्स को वहाँ पे ड्रॉ करके आप रिज़ॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशंस। आप खुद होके इमेजिन कर सकते हो या वहाँ पे गेम जैसा खेल सकते हो। ओके? सो ऐसे बहुत सारे सिमुलेशंस इसमें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। सेकंड है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसमें मोर देन 5000 एमसीक्यूज यहाँ पे आपको मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस। ओके, 2 टाइप के वहाँ पे एमसीक्यूज है। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डीपीपी दिया है और चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्विज दिया है, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे हर टॉपिक के बाद। ओके, अगर आप कोचिंग क्लासेस में हो या स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में पढ़ते हो, टॉपिक होने के बाद वेबसाइट पे आइए, उस टॉपिक के ऊपर आपको वहाँ पे क्वेश्चन क्विज दिखेगा, जस्ट उसको सॉल्व कीजिए। टोटल 20 क्वेश्चंस है, अकॉर्डिंग टू नीट जेडब्ल्यू मार्किंग सिस्टम है। कितने नेगेटिव मार्क्स है, कितने पॉजिटिव मार्क्स है, पूरा एनालिसिस आपको आएगा। आप सबमिट करने के बाद इमीडिएटली आपको रिजल्ट आएगा। यहाँ तक कि कौन से क्वेश्चन को आपने कितना वक्त दिया है और कौन सा क्वेश्चन आपने फास्ट ट्रैक में लिया है, तो सब कुछ एनालिसिस आएगा। और कौन सा क्वेश्चन गलत आपने अटेम्प्ट किया है और उसका सही आंसर क्या है, वो भी आपको दिखेगा। ओके, उसके बाद लैब मैन्युअल्स है और जितने भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं उनके यहाँ पे लिंक्स आपको मिलेंगे। और ये जो भी सब कुछ है, इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको कोई सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना है। ओके, कुछ भी नहीं करना है, आप जस्ट वेबसाइट पे आइए, जस्ट यूज कीजिए विदाउट लॉगिन। कुछ नहीं करना है, टोटली फ्री। मेरा एम वो है कि फिजिक्स जो भी है, जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, जितना चाहिए उतना उसको इजी करके आपको यहाँ पे को प्रोवाइड करना है, ताकि वो लेक्चर्स के फॉर्म में हो, सिमुलेशंस के फॉर्म में हो या एमसीक्यूज के फॉर्म में हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।